everyone, welcome back to my channel ग्रुकोर इनसाइट्स। तो जैसे कि हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो मैं आपको एक और बार फिर से बता दूं कि सभी एग्जाम्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने ट्राई किया है कि कंबाइन करके जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, उसको कंबाइन करके मैं आपके सामने लाऊं क्वेश्चंस, ताकि आपकी एक ऐसी प्रैक्टिस हो सके कि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस को 4 टुकड़ों में भाग करके सामने लाया गया है, जिसमें से आपको ये देखना है कि कौन से पार्ट में आपके ग्रामेटिकल एरर है। I have thought at what you said and I have decided to take your advice. Option A, what you said. Option B, and I have decided. Option C, to take your advice. Option D, I have thought at. तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। I have thought at की जगह यहाँ पे आना चाहिए था I have thought about what you said and I have decided to take your advice. So here is your question number 2. Select the most appropriate antonym of the underlined word. तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है जिसमें एक वर्ड अंडरलाइन है, उसका आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। She made a courageous decision to quit her job. Courageous का आपको यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए मायोपिक, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी कॉवर्ड, ऑप्शन डी ऑब्स्टिनेट। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन सी कॉवर्ड के साथ। करेजियस मतलब साहसी, जिसमें हिम्मत होती है, जो ब्रेव होता है। एंड सी आंसर जो है आपका कॉवर्ड। कॉवर्ड मीन्स बुज़दिल जो होता है, जो डरपोक होता है। तो कॉवर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया है, जिस पर्सन में करेज नहीं होती है, जो कि बिल्कुल भी साहसी नहीं होता है, कायर होता है। करेजियस मतलब साहसी, जिसमें बहुत हिम्मत होती है। मायोपिक मतलब जो दूरदृष्टि नहीं रखता है, जिसमें इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, निकट दृष्टि वाला। काम मतलब आपको सबको पता है शांत। ऑब्स्टिनेट मतलब जो अड़ियल होते हैं, जो स्टबर्न होते हैं, जो किसी की नहीं सुनते, जिनका अपना ओपिनियन होता है, अपने हिसाब से चीजों को वो करते हैं। ऑब्स्टिनेट भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो आपको जो ग्रामेटिकल एरर के जो क्वेश्चंस हैं, आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका सारा जो ग्रामर पार्ट है अगर स्ट्रॉन्ग है, जब आपको वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, जितने भी हमारे टॉपिक है, टेंसेस हैं, ये सब आपका जब स्ट्रॉन्ग है तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी डिटेल में वीडियो चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड विद एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, अलग से एक प्लेलिस्ट उसकी हम बना लेंगे। इन अगस्त शी विल बी enjoying all the fruits her grandmother will plant last January. तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। विल प्लांट नहीं आएगा, हैड प्लांटेड आएगा इसमें। इन अगस्त शी विल बी एंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंडमदर हैड प्लांटेड लास्ट जनवरी। जो लास्ट जनवरी को, पिछले जनवरी को ग्रैंडमदर ने उगाए थे। तो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट बनता है, एंड पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाएंगे, हैड प्लांटेड लगाएंगे। विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पैराग्राफ को जंबल करके दिया गया है,
इसमें से आपको देखना है कि कैसे हम इसको अरेंज करें जिससे कि एक मीनिंगफुल आपका पैराग्राफ बन सके। ऑप्शन ए, सेंटेंस ए है ना, Telugu movie industry is proud of many great producers, directors, artists and musicians. B. Savitri was one such great artist who influenced Telugu movie industry single-handedly for many years. C. Her initial interest was in dance, so she learned dance before entering movies. D. She is still worshipped for her matchless expressions and dialogue delivery. तो आप अपना टाइम लीजिए, देखिए इसमें। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये ए बी सी डी करेक्ट फॉर्म में लिखा है। पहले हमने यहाँ पे तेलुगु मूवी इंडस्ट्री के बारे में बताया है, फिर उसमें से एक आर्टिस्ट का नाम हमने मेंशन किया, सावित्री का, फिर उसके इंटरेस्ट के बारे में बताया, फिर उसके बारे में ये बताया कि उसकी अभी भी पूजा की जाती है, उसको अभी भी मान सम्मान दिया जाता है उसके मैचलेस एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक में हमारा है ये, select the most appropriate option to fill in the blank. If you are going to keep eating those cookies, you are going to dash your dinner. A. Mute. B. Miss. C. Allow. D. Cheer. तो यहाँ पे जो वर्ड सूट हो रहा है वो मिस है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। इफ यू आर गोइंग टू कीप ईटिंग दोस कुकीज, अगर तुम इन कुकीज को खाते रहोगे तो तुम डिनर मिस कर दोगे, यानी कि अगर आपने ऑलरेडी इतनी कुकीज खा ली है तो आप खाना, जो रात का जो खाना है वो आप नहीं खा पाओगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे मिस की तरफ। म्यूट मतलब चुप हो जाना या किसी चीज को चुप रहने को लिए बोलना। अलाउ करना, किसी को इजाजत देना। चीयर करना, किसी को बहुत जोर से क्या करना, या तो उसको क्या करना, उसके बढ़ावा देना, है ना। जैसे कि हम किसी गेम में जाते हैं तो हम चीयर करते हैं ना, चिल्लाते हैं, उसका प्रोत्साहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे वर्ड गिवन है इंक्लूजन, इसका एंटोनिम आपको फाइंड करना है। ए ऑप्शन ओमिशन, बी बूस्ट, सी एक्रुअल, डी गेन। तो पहले हम इंक्लूजन वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। इंक्लूजन मतलब किसी चीज को इंक्लूड करना, किसी चीज को उसके अंदर शामिल करना। ए ऑप्शन का मतलब होता है ओमिशन, यानी कि उसको उससे अलग कर देना, ओमिट कर देना, किसी चीज को एक किसी चीज से अलग कर देना। बूस्ट मतलब किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। एक्रुअल मतलब बढ़ोतरी होना। गेन मतलब लाभ होना। तो हम यहाँ पे जाएंगे ओमिशन वर्ड के साथ। इंक्लूड करना इंक्लूजन, ओमिट करना ओमिशन, यानी कि इंक्लूजन मतलब शामिल करना, ओमिशन मतलब किसी चीज को किसी चीज के हिस्से से हटा देना। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। One should keep dash surroundings neat and tidy. Option A, theirs. Option B, one's. Option C, their. Option D, one's. One should keep. हर एक इंसान को क्या करना चाहिए? अपना जो सराउंडिंग है, आसपास का एरिया है, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे वन वर्ड यूज किया गया है, तो वन के लिए यहाँ पे क्या आएगा? वंस आएगा। अगर यहाँ पे देयर होता तो देयर्स आता। ठीक है, तो यहाँ पे वंस में आप अब देखेंगे ऑप्शन बी के साथ जाएंगे या डी के साथ जाएंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, जिसमें कि आपका अपोस्ट्रोफी एस लगा है। एंड अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या हो जाता है? का, के, की। वन, तो यहाँ पे मतलब हो गया अपोस्ट्रोफी एस के साथ कि उसका। तो हम यहाँ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये छोटी छोटी चीजें भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपका एक नंबर ये बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इडियम गिवन है, जिसका मतलब आपको बताना है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम।
A bird's eye view. Option A, a clear impression of what is happening. Option B, a limited understanding of something. Option C, to hold a negative or pessimistic opinion on something. Option D, to move or rise into sight, especially from a distance. तो अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जब आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा हो कि क्या हो रहा है. अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. तो हम यहाँ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ. ऑप्शन नंबर 9 में अगेन हमारा ग्रामेटिकल एरर फाइंड करने वाला क्वेश्चन है. देखते हैं. When I saw her, she write a poem with full attention. When I saw her, जब मैंने उसे देखा. She write a poem, वो पोयम लिख रही थी पूरे ही अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ. तो यहाँ में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है. She write a poem में राइट हमारा कब आता है? सिंपल प्रेजेंट में आता है, राइट. और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? लिख रही थी. यही जाएगा इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आना चाहिए और प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस के साथ क्या रहेगा? प्रेजेंट आना चाहिए, पास्ट. पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे कहाँ लिखा है? व्हेन आई सो यानी कि पास्ट की बात हो रही है. तो हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ नहीं जाएंगे. कहाँ पे जाएंगे? पास्ट के साथ. तो राइट तो आपका वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है. तो यहाँ पे आएगा व्हेन आई सो हर शी वॉज राइटिंग अ पोएम विथ फुल अटेंशन. तो हम यहाँ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ. तो आपको ये जरूर देखना है कि आप अगर कंटिन्यूस इसमें लगा भी रहे हैं तो पास्ट में जाएगा या प्रेजेंट में जाएगा. अब यहाँ पे सो लिखा है यानी कि पास्ट की बात हो रही है. तो हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस के साथ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 10 अगेन वही सेम क्वेश्चन है. द गीता इज मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज. गीता बहुत ही पवित्र किताब है हिंदूज की. तो हम यहाँ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ. यहाँ पे आपका एक बी में भी यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना. यहाँ पे आपका आंसर होगा बी पार्ट कहाँ है? सी पार्ट में लिखा है. तो ये भी आपको देखना है. ये मिस्टेक कई बार हो जाती है. जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, पहले समझते हैं क्वेश्चन. इज मोस्ट लिखा है, इज द मोस्ट आएगा यहाँ पे. तो बी पार्ट के आप में एरर है. तो आपको देखना है बी पार्ट कहाँ मेंशन है. बी पार्ट आपका मेंशन है सी ऑप्शन में. तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन की जगह कहाँ जाएंगे? सी ऑप्शन के साथ. तो यहाँ पे करेक्शन देख लेना आप. The Gita is the most sacred book of the Hindus. क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको स्पीच और वॉइस में आते हैं. तो देखते हैं हम यहाँ पे. Select the option that expresses the given sentence in indirect speech. आपको यहाँ पे देखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में से कौन सा सेंटेंस आपका जो सेंटेंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग सही बैठेगा. ऑप्शन ए. पहले देखते हैं क्या लिखा है. He said, shall I ever reach my destination? Option A. He said he shall never reach his destination. B. He wondered if he would ever reach his destination. C. He said to me, I shall never reach my destination. Option D. He said, I shall never reach his destination. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? He said का आएगा. Shall I ever reach my destination? तो shall की जगह हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे. अब वो सोच रही है कि ऐसा हो पाएगा या अब वो सोच रहा है ऐसा हो पाएगा या नहीं. तो he wondered if he would ever reach his destination. तो shall की जगह हमने क्या कर दिया है? यहाँ पे would लगा दिया है, I की जगह he लगाया है और my की जगह his लगाया है. He wondered if he would ever reach his destination. Select the option that expresses the given sentence in direct speech. तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. तो हम देखते हैं. सेट. अब आपको पता है, अच्छा एक चीज, एक रूल आपको पता है, अगर
said to आता है तो उसका हम क्या लिखते हैं, told लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रवि said that he might go to the mall, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट में, he said कोमा, ये रूल है, सेट के बाद कोमा जरूर आएगा, फिर हमारा पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर जाएगा। दैट ही, अब ही की जगह क्या कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट में, आई माइट गो टू द मॉल, और माइट की जगह क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मे। रवि सैड कोमा, देन इन्वर्टेड कोमास, आई मे गो टू द मॉल। तो यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये डी पार्ट में लिखा है, रवि सैड कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमास, आई मे गो टू द मॉल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फुल स्टॉप। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको इन्वर्टेड कोमास ही मेंशन नहीं होगा, तो उसमें आपको जरूर ध्यान देना है कि प्रॉपरली कोमास लगे हैं या नहीं लगे हैं, क्वेश्चन मार्क आना है या फुल स्टॉप आना है। तो कई बार छोटी छोटी मिस्टेक भी इन्होंने मेंशन की होती है, कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, select the option that expresses the given sentence in direct speech. He asked me affectionately what he could do for me. तो यहाँ पे asked me की जगह क्या आ जाएगा, said to। He said to me what, could की जगह क्या हो जाएगा, can, he की जगह हो जाएगा I, और me की जगह हो जाएगा you, एंड affectionately की जगह हो जाएगा dear। He said to me what can I do for you dear। तो कहाँ पे मेंशन है ये, ऑप्शन नंबर डी में। एक बार हम और ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ही सेड टू मी व्हाट कैन बी डन फॉर मी। तो देखिए यहाँ पे मी को हमने चेंज करना था यू में, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने किया ही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाता है और बी डन नहीं आएगा। बी ऑप्शन में व्हाट कुड ही डू लिखा है सिर्फ, तो ये भी गलत है, कुड को चेंज करना था कैन में। सी पार्ट में शुड लिखा है, शुड तो वैसे ही नहीं आएगा, शुड देख के हम कैंसिल आउट कर देंगे, आगे देखने की सेंटेंस जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, स्पीच का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। कौशिक सेड टू तरुण यू आर अ गुड क्रिकेटर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा आपका, टोल्ड हो जाएगा। कौशिक टोल्ड तरुण, कोमा हटके दैट हो जाएगा। यू आर अ गुड क्रिकेटर, यू की जगह हम क्या लिखेंगे, ही। आर की जगह हो जाएगा वॉज, सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया है। कौशिक टोल्ड तरुण दैट ही वॉज अ गुड क्रिकेटर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हैड बीन लिखा है यहाँ पे, तो ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ही इज लिखा है और सेंटेंस को हमें पास्ट में कन्वर्ट करना था। डी में भी सेम इज लिखा है, हमें पास्ट में कन्वर्ट करना था, तो आपको कैंसिल आउट करना भी सीखना पड़ेगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, identify the most appropriate antonym of the given word fathomable. Option A, inauspicious. Option B, incoherent. Option C, insight. Option D, inartistic. तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, इनकोहेरेंट। फैथोमेबल मतलब होता है जो समझने योग्य हो, जिसको समझा जा सके, जिसको कॉम्प्रिहेंड किया जा सके। इनकोहेरेंट का मतलब होता है जो कि साफ है ही नहीं, स्पष्ट ही नहीं है, जिसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जिसमें कोई लॉजिक ही आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बातों को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं लॉजिकली। तो फैथोमेबल समझने योग्य, जो अंडरस्टूड कर सके। इनकोहेरेंट जो अनक्लियर है, डिफिकल्ट है बहुत अंडरस्टैंड करने में। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ। इनसाइट मतलब उकसाना। इनआर्टिस्टिक मतलब कलाहीन, जिसमें कोई कला ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है किसी चीज का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका, कई बार रिपीट हुआ है कई एग्जाम्स में। फैथोमेबल मतलब
something that can be understood or comprehended. Incoherent means something that is unclear and difficult to understand, lacking logical connection. Inauspicious, not conducive to success, unpromising. Incite means to stir up violent or unlawful behavior. Inartistic, lacking artistic qualities और सेंस. तो ये तीन वर्ड्स तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फैथोमेबल, इनकोहेरेंट एंड इनऑस्पिशियस. कई बार ये एग्जाम पे मेंशन किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. इडियम गिवन है आपको, इसका मतलब देखना है. डायमंड इन द रफ, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन उसको अभी तराशा नहीं गया है, उसको पता ही नहीं है उसकी क्वालिटीज क्या है. एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल. ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ पे जाएंगे. जब कोई ईमानदार होता है ना, ईमानदार है या आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, जो पर्सन रिस्पेक्टेबल हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका अपस्टैंडिंग. तो ये सारे वर्ड जो भी मैं मीनिंग बताती हूँ उसको ध्यान से सुनिए या कहीं लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए ताकि आप एक बार इसको रिवाइज कर सकें. बाकी मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में तो ये दे ही देती हूँ, लेकिन कई बार पीपीटी में मेंशन नहीं होते हैं इसके मीनिंग, तो उसको जरूर लिख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं. बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 18. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Your guess is as good as mine. इसका मतलब बताना है. Option A, to have no idea of the answer. Option B, to predict a disaster. Option C, to guess an incredible idea. Option D, to be superstitious. तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ. इसका मतलब होगा जब आपको पता ही ना हो कि जवाब है क्या, आप गैस कर रहे हैं कोई चीज, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम. ऑप्शन क्वेश्चन 19. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में आपको देखना है क्या बनेगा इसका. सुमा इज मेकिंग टी. इज मेकिंग को हमें क्या, अब जैसे वॉइस है ये आपको पता है तो इसको हम प्रेजेंट में ही रखेंगे. तो हैज बीन मेड परफेक्ट में नहीं जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे ये ऑप्शन को. बी ऑप्शन को अभी देखते हैं. क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी में है वॉज मेड, वॉज नहीं आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पास्ट में नहीं जाना है हमें. डी वॉज लिखा है यहाँ पे, वॉज बीइंग तो वैसे ही नहीं आता है, इसको वैसे ही हम गलत कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सेंटेंस ही गलत है. ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, इज कन्वर्ट हो जाएगा इज बीइंग में, तो टी इज बीइंग एंड मेकिंग का हम लिख देंगे मेड. टी इज बीइंग मेड बाय सुमा. लास्ट क्वेश्चन है ये आज का. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक. आपको यहाँ पे एडवर्ब मेंशन करनी है, फिल करना है ब्लैंक को. देखते हैं कौन सा आएगा इसमें से. पहले सेंटेंस रीड करते हैं. ही इज गुड डैश फॉर द जॉब. ऑप्शन ए ऑल टुगेदर. ऑप्शन बी इनफ. ऑप्शन सी पार्शली. ऑप्शन डी रैदर. तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ. ही इज गुड इनफ फॉर द जॉब. तो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसके आंसर्स यहाँ पे मेंशन है. साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड को क्या कहा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये. एथनोलॉजी. द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, पॉलीगैमी. The study of celestial bodies, astronomy. The study of insects and their relationship to humans, the environment and the organism, entomology. The study of knowledge and how we acquire it, epistemology. तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे. आपका आज का होमवर्क ये रहेगा. अच्छा, जो सॉल्यूशन था यहाँ पे, ये आज का होमवर्क है, थोड़े मिस्टेक है पीपीटी में, देख लीजिएगा. तो इसमें मैंने आपको कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस गिवन किए हैं, दिए गए हैं आपको यहाँ पे. तो जैसे डैग डब, अ डैम स्क्विब,
a man of straw, kick the bucket, Latin and Greek, an eye wash, dog days of summer, call a spade, in a frock, a white elephant. तो जो बच्चे रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इजी होगा ये समझना। इनके मीनिंग्स उन्हें ऑलरेडी पता होने चाहिए वैसे तो हम अगली क्लास में ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। पीडीएफ आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी आपको कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।